लोग कहते हैं किस्मत में जो होगा मिलेगा, लेकिन मैंने देखा है किस्मत में होगा तो मिलेगा, तब मिलेगा जब तुम सही टाइम पर सही जगह खड़े भी होंगे। कि बिग बॉस में सबसे ज़्यादा आपके सीज़न में किससे बॉन्डिंग थी, जिससे आपकी दोस्ती हुई हो घर में? बॉन्डिंग तो मेरी जैसे वहाँ मिस वर्ल्ड थी डायना हेडन, हुँ, उनसे बड़ी हुँ। अच्छी थी। हुँ। राजा है अपने राजा चौधरी भाई, उनसे थी। 26 ईयर में आप 2 बड़े रियलिटी शो के विनर बन चुके थे, तो उसके बाद क्या रहा आपका? 2008 से 2015 कब आ गया, पता 5-6 ही नहीं साल कैसे चला। निकल गए, पता ही नहीं चला। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है। हुँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आपका कि बालाजी के शो से आपको एज़ अ लीड जी टीवी के लिए कोई ऑफ़र हुआ था और आपने वो करने से मना किया था। पहले मैं उस चीज को सीख तो लूं, मुझे करना क्या था वहां पे, हुँ, क्या हुँ। है क्या ये। हुँ, 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 तो हुँ। मैंने मना कर दिया था उनको। आप गुड लुकिंग हो, उस टाइम पे तो आप काफ़ी यंग भी थे, तो आपको कोई लड़की ये नेगेटिव बात बोल दे तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, बताओ तो कितनी अच्छी बात बोली तो आपने। आपको नेगेटिव ही कैरेक्टर क्यों मिलते हैं? अरे कैरेक्टर ही क्यों मिल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आता ही कुछ नहीं था। रोडीज़ में आपका एक टास्क हो रहा था, उसमें आपकी एक को-कंटेस्टेंट थी। आपने एक टास्क के दौरान उसको थप्पड़ मार दिया था, हाँ, तो ये क्या था? क्या आपको ये इसका गिल्ट है कि आपको नहीं कोई टास्क क्या नहीं गिल्ट करना होना था। चाहिए? हमने लॉकडाउन के टाइम पे आपकी एक मैरिज की न्यूज़ सुनी, जो कि आपने अपने टेरेस पे शादी की थी, तो इसका क्या सीन था? मैंने दिखाया कि शादी करना ना, दो शादी का मतलब क्या होता है, दो परिवारों का मिलन है। शादी तो मेरा मानना है ऐसी ही होनी चाहिए, ना लड़की वालों पे कोई दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा कि इतनी बड़ी शादी करनी है। दो परिवारों का ही तो मिलन है। वेलकम टू ग्लैम टॉक विद वर्षा पंत, जहाँ पर हम बात करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड हर वो बातें जो सेलिब्रिटी हमसे शेयर करेंगे, चाहे वो मॉडलिंग से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, या रियलिटी शो में उनकी जर्नी कैसी रही हो वो हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने इंडिया के टॉप 2 रियलिटी शो जीते हैं, बिग बॉस एंड रोडीज। हर किसी का सपना होता है बिग बॉस और रोडीज में पार्टिसिपेट करना, लेकिन बिग बॉस और रोडीज जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ मिस्टर आशुतोष कौशिक जी से। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वर्षा जी, आपने अपने चैनल में आने का मौका दिया। हाउ यू आशुतोष जी? मैं चार्मिंग, हाँ बहुत चार्मिंग हूँ भाई। आप बताइए कैसे हैं। ऑल गुड। जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, तो आज हम जानना चाहते हैं कि आपकी स्टोरी, एक आप छोटे से गांव से आके आपकी मुंबई तक की जर्नी आप हमसे शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे। और ये जैसे आप लोग कहते हैं छोटा गांव, भाई छोटे गांव से तो शहर बनते हैं और शहर से ही राज्य बनते हैं। तो छोटा तो कुछ नहीं होता, हाँ ये कह लो कि वहाँ मॉल नहीं होते थे, अब तो सब जगह है खैर। या ऐसी मूलभूत इस तरह की बेसिक सुविधाएं जो लग्जरी सुविधाएं नहीं होती थी, बाकी तो सब जगह सब कुछ होता ही है। लेकिन एक छोटे से टाउन से मुंबई तक के लोगों को बीट करके बिग बॉस का विनर बनना, रोडीज का विनर बनना बहुत बड़ी बात होती है ना? देखिए छोटे टाउन में से आज भी मतलब इतनी प्रतिभाएं निकली हैं कि छोटे शहर तो ज़्यादा निकली हैं। और मतलब आप कहीं से भी शुरुआत करें देश की आज़ादी से लेकर, तो छोटे छोटे गांव, भगत सिंह आए छोटे से गांव से आए, महात्मा गांधी आए तो बड़े छोटे से गांव से आए। तो प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। और हाँ थोड़ा अवसर कम मिलते हैं वहाँ से, क्योंकि जिस तरह के रियलिटी शो में मैं गया, रोडीज या उनमें, हमारे शहरों में तो उस वक्त, ये बात है 2007 की, हम्म। तब केबल होता था घर में, केबल टीवी चलता था कि वही केबल पर फिर जी टीवी वगैरह, ये एम टीवी सब केबल पर आते थे। हम्म। और हमारे यहाँ था नहीं, हम तो कभी लगवाया नहीं था, वो दूरदर्शन ही चलता था एंटीना घुमाने वाला, कि आया नेटवर्क आया नहीं आया तो वो चलता था। और ये शोज उस वक्त बड़े इंग्लिश वाले होते थे। हम्म। और हम छोटे शहरों में जहाँ से आते हैं वहाँ मतलब गवर्नमेंट स्कूल में इतना इंग्लिश की ग्रामर पे तो काम किया जाता है, हम्म। लेकिन आपको कितना बोलना आता है, बोलने पे नहीं ज़्यादा काम किया जाता। हम्म। कि आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं होगी, ग्रामेटिकल आप बड़े स्ट्रांग रहेंगे। हम्म। तो ये सब शोज इंग्लिश में आते थे, हमें तो मालूम भी नहीं था। तो आप ऑडिशन के लिए कैसे पहुंचे? जैसे कि उस टाइम पे इतनी डिजिटल दुनिया भी नहीं थी कि जैसे आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे ही हमें इतनी अपडेशन आ जाती है, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रोडीज के ऑडिशन चल रहे हैं? कुछ दोस्त थे, वो आए कह रहे भाई इस तरह रियलिटी शो है एक रोडीज, वहाँ चलना है। अच्छा, हमें अगर रियलिटी शो का पता था तो सिंगिंग का शो पता था या डांसिंग का पता था। राइट राइट। मैंने कहा भाई रियलिटी शो अगर देख
डांस का है तो हम डांसर भी इतने बड़े हैं कि पीछे घोड़ी हो तो हम आगे नाच लेते हैं। आज मेरे यार की शादी है, उस तरह के हैं। सिंगर तो हम ऐसे हैं कि हमें अपना गाया हुआ खुद को ही नहीं समझ में आता, दूसरे को तो छोड़ ही दो, उसको तो अच्छा क्या लगना है। कह रहा ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी शो आप चलो तो मज़ा आएगा। और उस वक्त मैं अपना ढाबा चलाता था। अच्छा, ओके, तो आपका ढाबा था आपके टाउन में? आज भी है ढाबा, आज भी चलता है। और वहाँ से जब हम रियलिटी शो के लिए गए, सबसे पहले हम गए थे यहाँ से चंडीगढ़। ओके। सहारनपुर से चंडीगढ़ पहुँचे तो अलग ही माहौल देखा, वो उस तरह का यूथ, स्टाइलिश, यो मैन ब्रो व्हाट्स अप, ये सब तो आपने चीज़ें। पहली बार ट्रैवल किया होगा किसी बड़े टाउन में ऐसे? शायद पहली बार ही किया था, हाँ Okay. बिल्कुल ही किया था, ये भी बात सही कह रहे हैं आप। हम्म। तो देखा वहाँ तो बड़ा ही अलग दुनिया है, लड़के लड़कियाँ पूरे स्टाइलिश। हमने भी वही ऑडिशन दिया, वो जो ग्रुप में लाइनों में लग के सुबह सुबह। हम्म। और रात को वहाँ पर एक लिस्ट लगती थी कि भाई कौन सिलेक्ट हुआ है। उसमें कहीं नाम नहीं आया था, अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होता था वहाँ पर ओके। कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं वो ये नाम है। उसमें अपना कहीं नाम नहीं था, लेकिन वहाँ मन बड़ा लगा। तो वहाँ पे पहले उस टाइम पे सारा ऑफलाइन होता था, आज की तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये कुछ कुछ नहीं होता था, नहीं कुछ नहीं था। Okay. तो वहीं फॉर्म फिल करो और वहीं से लाइन में लगेगी। और बहुत भीड़ होती थी, मतलब शायद आज भी इतनी शायद नहीं होती हो। तब तो पहले लोग रात वात में आके लेट जाते थे वहाँ कि सुबह ऑडिशन पे जाना है। मतलब जो मैंने देखा है, ये हमने जो माना था आपका इसको, अपना एक्सपीरियंस है ये? हमने इसको लोंडो की तीर्थ यात्रा बना दी थी। अच्छा। जैसे बड़े बुजुर्ग यात्रा पे जाते हैं ना, चारों धाम, ये मैंने कहा लोंडे इस यात्रा पे तो जरूर जाएंगे हम। और जब रिजेक्ट हुए तो मैंने कहा भाई दूसरा ऑडिशन बताओ कहाँ है। तो आप रोडीज में पहले रिजेक्ट हुए थे? पहले ऑडिशन में चंडीगढ़ में रिजेक्ट हो गया था। ओके। दूसरा ऑडिशन फिर दिल्ली था, अगले साल या सेम सेम ईयर, उसी सीजन में? उसी सीजन में, उसी ईयर। ओके। 3 दिन बाद था मतलब वहाँ से। तो दिल्ली पहुँचे, सब सेम प्रोसेस हुआ। फिर रात को देखा लिस्ट लगी तो उसमें कहीं नाम नहीं है। मैंने कहा भाई नेक्स्ट बताओ कहाँ है। और नेक्स्ट था जयपुर। तो एक सिटी से अगर रिजेक्ट होते तो दूसरे सिटी में जाके दे सकते थे उस हाँ टाइम पे? बिल्कुल जा सकते हो। ओके। तो जयपुर गए तो वहाँ भी ऐसी भीड़ थी, वहाँ भी इस तरह ऑडिशन दिया। रात को देखा लिस्ट पे नाम है। ओके। तो मैंने कहा भाई, लोग कहते हैं किस्मत में जो होगा मिलेगा, लेकिन मैंने देखा है किस्मत में होगा तो मिलेगा, तब मिलेगा जब तुम सही टाइम पर सही जगह खड़े भी होंगे। ट्रू। अगर अगर आप जयपुर जाते ही नहीं तो किस्मत लौट के तो नहीं आती। किस्मत तो हाँ जयपुर से तो ना आती, सहारनपुर। राइट। तो जयपुर में सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद फिर ये इन्होंने हमें फ़्लाइट की टिकट भेजे कि भाई आप नियरेस्ट एयरपोर्ट किसका है, कौन सा है आपका। मैंने कहा दिल्ली है जी नियरेस्ट। दिल्ली से टिकट भेजी गोवा के लिए। गोवा चले गए। गोवा से वो जर्नी शुरू हुई, सबने देखी ही है। और फाइनली उस शो का विनर बना। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कि जिन जजों ने पहले राउंड पे आपको रिजेक्ट किया और आप उसी सीजन में विनर बन के बाहर आ गए? मेरा ये था कि आज मेरे मतलब का जज नहीं बैठा, बात तो तेरी ठीक थी। तो जज सेम नहीं थे चंडीगढ़ सेम और नहीं थे, जयपुर चेंज वाले? होते रहते तो थे। उनका क्या रिएक्शन था जिन्होंने आपको चंडीगढ़ में रिजेक्ट किया था? क्या पता उनका क्या रिएक्शन, उनका तो दे दिया था उन्होंने अपना रिएक्शन कि भाई तू सिलेक्ट नहीं है एक तरह उसके से। बाद आपने उनको देखा ही नहीं? मैं जब दोबारा गया तो दूसरे रूम में वो नहीं थे। ओके। अगले ऑडिशन में अगर गया तो नहीं थे। अब मेरी बात प्रैक्टिकल रखता था मैं, कोई उनकी ये रहता था कि आप किसी भी चीज के या तो फेवर में हो या अगेंस्ट हो, दोनों में से एक साइड रहना है। कि पुलिस वाले को जैसे पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मैं कहता देना चाहिए। कह रहे क्यों? मैं देखो जी आप अपनी गलती पे दे रहे हो, पुलिस अपने पे आ गई ना और डंडा निकाल लिया, आप बिना गलती के भी दे के आओगे, तो दे के निकल जाओ। मेरे बस का नहीं है वो कोर्ट कचहरी और ये सब ड्रामे झेलना। और ना मैं वो हूँ अहिंसावादी और ये नहीं हम रिश्वत नहीं देंगे, भ्रष्टाचार। मैं तो चुपचाप, अगर मेरी गलती है ना चुपचाप पकड़ के निकल जाऊंगा, क्योंकि कम पैसे में तो काम हो रहा है। और बाद के झंझट से मुझे चाहिए नहीं वो, जो मौके पे निपट गया निपट जाए ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उस तरह के आंसर भी यही होते थे। नहीं सिलेक्ट किया, पर मैं सोचता आता था कि यार तेरी बात गलत थी या सही थी। तो जब तोलता था उस बात को, मैं कहा नहीं तेरी बात तो सही थी, फिर क्यों? मैं फिर तेरे मतलब के जज नहीं बैठे हुए थे, बात तेरी ठीक थी, कोई नहीं अब दोबारा देखेंगे। कुछ मम्मी ने भी कह दिया था कि भैया कोई तुझे भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा, हो गया आता रहा कर, इन शोध में जाता रहा कर।
क्योंकि मेरे पास कोई घूमने का टाइम नहीं होता था। सुबह ही 5 बजे मंडी से सब्जियां लानी, ढाबे पे सारी चॉपिंग। एज क्या थी उस टाइम पे आपकी? 25। 25। तो जाना सब करना, और कब रात के 12 बज जाते थे उस ढाबे पे ही। तो जैसे ही आपने रोडीज जीता तो आप अपने टाउन पे जब लौट के आए तो वो तो नेशनल लेवल पे आप एक नेशनल फेस बन चुके थे उस टाइम पे, तो क्या नहीं नहीं, रिएक्शन था? नेशनल नुशल कुछ नहीं बने थे अभी तो। शो ऑन एयर नहीं हुआ था, शूट हुआ था बस। अगले नहीं, जब दिन शूट होके आप विनर डिक्लेयर हो गए थे उसके बाद क्या रिएक्शन था उसके आपके? बाद जब विनर डिक्लेयर हुआ ना, अभी टीवी पे नहीं आया ना वो शो। तो किस टीवी पे पे आया? बाद में आता है। ओके, मतलब वो पहले खत्म शूट होने के कर, बाद आता है वो। खत्म होने के बाद अब दिल्ली ऑडिशन, चंडीगढ़ हाँ ऑडिशन, हाँ इस तरह हाँ। ऑडिशन शुरू होंगे। लेकिन मैं विनर बन चुका था। ये बस आपको पता था? मुझे पता था, या उन पूरे क्रू को पता था जो क्रू साथ को में थे। पता था। बट आपका कुछ ऐसा एग्रीमेंट भी होता है कि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो? कर भी दो तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बट वैसे बोला जाता है कि नहीं बता हाँ, सकते हो। कि बताना मत, लेकिन आदमी बोल ही देता है, कर लो क्या करोगे भाई। लेकिन अगले दिन तो मेरे हाथ में सब्जी का थैला था, चल मंडी, पापा ने सुबह मंडी भेज दिया। जैसे ही मैं वहां से विनर होके लौटा हूँ मलेशिया से, मलेशिया से दिल्ली आया, दिल्ली मुझे लेने आए हुए थे, घर पहुंचा सुबह ही थैला हाथ में, चल मंडी। मैंने कहा तो राजयोगी खत्म हो गया, ये क्या हुआ, बड़ा मजा आ रहा था। वरना एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री घूमा जा रहा है सारे में, पूरा मतलब ऐसा चल रहा था। और एकदम अगले दिन फिर थैला हाथ में, सब्जी क्या भाव है, करेले क्या भाव है, तोरी तिरंडे ककड़ियाँ, ये चल रहा है। फिर वही दोबारा शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जब वो शो आने लगा, मैं किसी की दाल फ्राई कर रहा हूँ, किसी की सब्जी बना रहा हूँ ढाबे पे, फिर लोग पहचानने लगे आपको? शहर में हल्ला सा मचने लगा, अरे कोई ढाबे वाला लड़का है। और भाई वहां पे तो बड़ी भीड़ लगने लगी फिर, फोटो शूट और ये वो। और वो भी इतनी भीड़ नहीं थी फिर भी, मैं कहूँगा। मैं किसी काम से दिल्ली आया, और दिल्ली आया तो इस कदर भीड़ पीछे पड़ गई। मेट्रो में मैं घूम रहा हूँ या दिल्ली की बसों में घूम रहा हूँ, तब आपको रियलाइज हुआ क्या उस तब लगा कि यार ये तो कोई बहुत ही बड़ा शो कराया है तू भाई। अब होता क्या है कि भाई अगर दिल्ली में इतनी भीड़ पीछे लग जाती थी कि ऑटोग्राफ मांगे, कहीं कुछ मांगे, मैंने ऑटोग्राफ देने ही नहीं आते थे, तो अंगूठा लगा देते थे, ले ले भाई। लेकिन रात को बनाए, सीखे, और बहुत सारे ऑटोग्राफ मैंने कैरी कर लिए। अगले दिन कोई भी ऑटोग्राफ मांगे, मैंने कहा ले भाई। कह रहे ये क्या, मैंने कहा रेडीमेड है, बाकी चीज़ें तो अपना आप लिख लियो भैया, हमें नहीं आती। और तो इस तरह का मैंने वो जर्नी देखी है अपनी। तो रोडीज में तो जैसे कि जाते हैं कंटेस्टेंट तो सारे न्यू फ्रेश फेस होते हैं। अब जैसे बिग बॉस में जाते हैं तो सारे स्टार होते हैं या जिन्होंने वर्क ऑलरेडी कर रखा होता है, नॉन फेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जब आप बहुत मुश्किल शो कराते हैं जिसमें सारे न्यू बच्चे होते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई सब होती है, गालियां और ये, और उनको कैमरे पे दिखना भी है ताकि वो नॉन बने। तो जब मैं उस शो से आया तो बिग बॉस से बड़ा इजी लगा। वहां तो एक शर्म है, पर्दा है, राइट, कैमरे 24 आवर कैमरे हैं, और आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, हाथ उठाओगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो वो तो मुझे बड़ा आसान लगा। तो कंपेयर टू रोडीज आपको बिग बॉस इजी लगा। और किसी को पता होता ना, वो चलो ये भी अच्छा हुआ कि लोगों को ये नहीं पता था मैं किस शो से आया हूँ। जो वहाँ बिग बॉस में जो पार्टिसिपेट थे, अगर ये पता होता तो सबसे पहले मेरे को निकालते बाहर, कह रहे इस आदमी को निकालो पहले। तो ये आपकी बिग बॉस में सबसे ज्यादा आपके सीजन में किससे बॉन्डिंग थी, जिससे आपकी दोस्ती हुई हो घर में? बॉन्डिंग तो मेरी, जैसे वहाँ मिस वर्ल्ड थी डायना हेडन, उनसे बड़ी अच्छी थी। राजा है अपने, राजा चौधरी भाई, उनसे थी। राहुल महाजन से बड़ी अच्छी। अच्छा, भैया राहुल से, महाजन भी उससे सीजन में थे। उनसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और कोई मुझसे राम राम रखता है, मैं डबल राम राम रखता हूँ। अगर नहीं रखता है तो जय राम जी की। तो जब बिग बॉस भी आपने जीता और 1 CR रुपए जब आप लेके आए तो क्या फीलिंग थी वो? भाई बिग बॉस जब जीता तो, और 1 CR आज से आई थिंक 10 ईयर पहले की बात है ना, 12 ईयर पहले की बात, ज्यादा हो गया। और 2008 की बात है। 2008 में तो 1 CR की और ज्यादा वैल्यू थी। तो क्या था आपका उस टाइम पे रिएक्शन? एक तो आपको एक टाइटल मिल गया कि बिग बॉस विनर, और 1 CR पैसे, ट्रॉफी, फेम। हाँ, सभी चीजें मिली हैं। मतलब ये मुझे चीजें तब मिल गई जब मैं कभी मुंबई नहीं गया था। राइट। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाने का कोई दिमाग भी नहीं था। और लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो बस यही हुआ मेरे साथ, और ये सब चीजें मिल गई, और आता कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है फिर, कि भाई जैसे कि अभी आपने बोला कि आता कुछ नहीं था,
आता कुछ नहीं था, आप ऑर्गेनिक रूप में रहे, इसीलिए आप विनर भी बने, क्योंकि आपने कोई एक्ट नहीं किया उसके अंदर। जैसे बिग बॉस में आप बिल्कुल ऑर्गेनिक रहे, वही ऑडियंस ने आपको पसंद भी किया नहीं, आपके आप अंदर। ना बिग बॉस में जाके कुछ एक्ट कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते हो, राइट। कितने दिन करोगे? और जैसे कुछ लोगों को होता है कि मेरी इमेज बाहर खराब ना हो जाए कि मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा, तो आपको वो डर भी नहीं था, आपने खुल खुल के नहीं, खेला। आप ये देखो ना, आप 24 घंटे कैमरे लगे हुए हैं, हम्म आप एक्टिंग नहीं कर सकते वहां। हम्म। आपकी जो नेचर है, अगर मेरी उस मस्ती टाइम में आ ही मजाक जाएगा। करने की नेचर है, तो शायद मैं उस नेचर को बढ़ा दूं या कम कर दूं। मैं ये नहीं कि इसके उल्टा झगड़ा शुरू कर दूंगा, लड़ना शुरू कर दूं, मेरी नेचर ही नहीं है। ट्रू। तो आप अपने नेचर को कम या ज्यादा तो कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। क्योंकि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद क्या? आपके एक्चुअल आप दिखोगे ही। तो लोग ये जो मैं सुनता हूँ आज भी, लोग कहते हैं बिग बॉस में वो बहुत अच्छा खेल रहा है। अबे मैंने वहां के आईपीएल चल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है क्या? वहाँ मैच चल रहे हैं, नेचर है वो तो उसका नेचर है, वो उसी तरह का वो वही रिएक्शन दे रहा है राइट राइट। जो उसका नेचर है। अब गुस्से वाला कोई नेचर होगा, वो गुस्से को बढ़ा देगा। अब 3 महीने कोई एक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात एक है। दिन नहीं कर सकता, नहीं कर 3 महीने की सकता बात तो छोड़ ही दो। अगर कोई एक दिन वहां एक्ट कर ले तो उसे ऑस्कर मिल जाना चाहिए। तो वहां कोई खेलता नहीं है, वो वैसी नेचर जिसकी होती है। अब मान लो अपने ही घर में जैसे लोग कहते हैं यार ये बिग बॉस बड़ा स्क्रिप्टेड सा लगता है, क्योंकि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। अरे भाई, अपने घर में भी तो झगड़े हो जाते हैं, सही बात। वहां तो खून का रिश्ता है, घर का एक लीडर भी है, घर में होती है, दोस्तों से होती है, किससे नहीं सभी से होती है। तो और वहां तो सारे लीडर है, कोई किसी की सुनना ही पसंद नहीं करता। तूने मुझे ये क्यों कहा, झगड़ा शुरू, तूने मुझे ये क्यों कहा, झगड़ा। तो लोगों को लगता है कि यार ये स्क्रिप्टेड है। अगर स्क्रिप्टेड होता बिग बॉस तो सहारनपुर का मैं ढाबे वाला तो विनर ही ना बनता, फिर तो कोई स्क्रिप्टेड आदमी विनर बनता उसका। मैं तो किसी को जानता भी नहीं था तब तक। तो वो सोचते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं ऐसा है जैसा वो खुद देखते हैं, वो वैसे नहीं देखते जैसी वो चीजें हैं। फाइनली ऑडियंस के ही हाथ में होता है कि विनर कौन बनेगा। फाइनली ऑडियंस के हाथ में होता है, और आपकी मेहनत भी होती है, मेहनत भी होती है, और मेहनत के बाद भी ऑडियंस के हाथ में एक है। अच्छा ही दिखती है ना ऑडियंस को कि आप कैसे इंसान हो, उसी नहीं, को पसंद जीतने का करते कोई मंत्र नहीं होता कि अगर आप ऑर्गेनिक हो या पॉजिटिव हो तभी जीतोगे। हैं। ऐसे तो लोग, कोई मंत्र होता, लोग पढ़ते ओम विनिंग विनिंग जीत जाते। ऊपर वाला मेहरबान, गधा पहलवान है, ऐसा कुछ नहीं है जीतने बीतने का। हाँ, ऑडियंस ही पॉजिटिव आदमी को ही पसंद करती है, नेगेटिव को इतना पसंद नहीं किया जाता है इन शोज में। 24 आवर कैमरे में सब कुछ दिखता है। एज ए नेगेटिव एक्टर, आप एज एन एक्टिंग कर रहे हो एज किसी फिल्म में, तो पसंद किया जाएगा आपको कि यार बहुत अच्छा नेगेटिव करके गया वो। True। लेकिन वहां पर एक पॉजिटिव इमेज को ही पसंद किया जाता है, ऑडियंस को भी, क्योंकि बाकी दुनिया भी तो ऐसी ही है, पॉजिटिव ही चाहिए उनको भी। तो आपने रोडी जीता, बिग बॉस जीता, और उस टाइम पे आई थिंक आप 26 ईयर के ही थे, काफ़ी यंग थे। तो उसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, तो 26 ईयर में आप 2 बड़े रियलिटी शो के विनर बन चुके थे। तो उसके बाद क्या रहा आपका? उसके बाद अगर मैंने देखा कि भाई पहले तो अपनी फैमिली को सब सेटल करना है, अब मैं ढाबा नहीं चला पाऊंगा, अगर मुझे यही करना है तो इस पे ध्यान दूं, नहीं अगर इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए क्या करूं। तो सबसे पहले तो मैंने 4 जगह अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अपनी फिक्स इनकम तो पहले क्रिएट की। सिस्टर, छोटी बहनें थी, उनको पढ़ाया। आज एक सिस्टर डाइटिशियन है, एक ब्यूटिशियन है, मैंने सलून डाला है, उसमें मेरी पार्टनर है वहीं पर अभी दिल्ली के अंदर। तो उनको पढ़ाया और खुद पढ़ता रहा। मैंने अभी LLB की है, अब हम वकील साहब भी हैं। अब हमारी तरफ से केस नहीं, सूट केस होंगे। तो LLB मैंने भी की, और एज एन एक्टर अपने ऊपर काम किया। 2008 से 2015 कब आ गया, 5-6 साल कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है। क्योंकि चीजें आपको ना टाइम से मिले, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ऊपर टाइम से आपको चीजें दे दी। लेट दे दे तब भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको पहले दे देगा ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता आपको क्या मिल गया है। अब सड़क पे कोई गाय भैंस घूम रही है, मैं उसे 1 करोड़ रुपए दे दूं, ले भैंस, कुछ बिजनेस करके देगा, क्या करेगी, उसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता। उसे घास से तो तुरंत खा जाएगी, घास की उसे वैल्यू पता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको बहुत कम एज में या कम एक्सपीरियंस पे बहुत सारी चीजें मिल कम गई, एक्सपीरियंस, 0 एक्सपीरियंस पे पहली चीजें मिल गई, मतलब मिल गई, तो आप हाँ। उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। भाई आजादी की वैल्यू किसको पता है, इसने गुलामी देखी हो, राइट। कैसे अंग्रेजों ने यहाँ डंडा बजा रखा था,
उन्हें पता है वो ये आज़ादी क्या क्या चीज़ होती है, हमें थोड़ी पता है आज़ादी क्या है। हम तो खूब मज़े से घूम रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो वैल्यू उन्हें पता है। तो कहीं ना कहीं इसको आप डिसएडवांटेज मानोगे कि बिना एक्सपीरियंस या बिना स्ट्रगल लाइफ देखे आपने 2 रियलिटी शो के विनर बने और उसको जब आपको फेम मिला तो आप अच्छी तरीके से उसको और यूटिलाइज नहीं कर पाए? नहीं, अगर मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना था तो मैं इसको मैं इसके वो ये मुझे मिला, इसको मैं कैश नहीं कर पाया। ये हुआ डिसएडवांटेज। राइट राइट। एडवांटेज ये हुआ, अगर मैं इस फील्ड में नहीं रहता तो मैं ये करके निकल गया था। एडवांटेज था मेरे लिए। तो तो अपने ढाबे पे लगा रहता। आपका ड्रीम क्या था? वैसे एक ड्रीम होता है ना, तब तो कोई ड्रीम ही नहीं था। मतलब ऐसी हवा हवा में आप चले गए थे? अरे 1 साल के अंदर ही अंदर सारे काम हो गए ये। ओके। और रोडीज किया, आके बैठा ही था 2-4 महीने, बिग बॉस के लिए बुला लिया, वहां किया। हाँ। अब एकदम ऐसा मिल गया कि यार आप मुंबई जाते हो, वहां स्ट्रगल करते हो, नेम फेम कमाते हो, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है। यहाँ तो लगता था ऐसे ही हो जाता होगा फिर इस इंडस्ट्री में। फिर एज एन एक्टर सीखना शुरू किया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आपका कि बालाजी के शो से आपको एज ए लीड जी टीवी के लिए कोई ऑफर हुआ था और आपने वो करने से मना किया था। क्या ये सही आर्टिकल है? मैंने नहीं, वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे साथ ना 2 साल का एग्रीमेंट कर लो, कहीं और आप कर नहीं सकते हाँ। उस पीरियड में। मैंने कहा आप मुझसे 6 महीने का करो और 2 महीने पहले मुझे दो। बट जैसे सीरियल्स होते हैं उसमें तो 2 ईयर तो बहुत मिनिमम होता है। बात मिनिमम होता है, वो आपका म्यूचुअल है ना दोनों का। Right, आप वो मान रहे हैं, पहले मैं उस चीज को सीख तो लूं, मुझे करना क्या था वहां पे, क्या है क्या ये। तो मैंने मना कर दिया था उनको। हाँ, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो लॉस? नहीं, लॉस नहीं हुआ, बता रहा हूँ। देखो, मौका मिल रहा है आपको कोई सी चीज का और आपका मन नहीं ठुक रहा है तो मना कर दो। शायद इससे बड़ा मौका आपका वेट कर रहा है। मैंने वो मना किया तो मुझे बिग बॉस मिल गया, वरना मैं उनके एग्रीमेंट भी बंधा होता। आपको रोडीज जीतने के रोडीज के बाद offer मिला हुआ था। ओके ओके। तो मैंने कहा पहले एज एन एक्टर सीख तो लूं कि भाई कैसे करूं। मैं एक्टिंग क्लास में जाना शुरू किया। अब वहां मुझसे मैं कुछ बोलूं, लोग हंसे सब, क्योंकि आपका हरियाणा टच आता था। वही आता था। और कुछ एज एन एक्टर भी कुछ नहीं आता था। चलो हरियाणा टच आए वो भी कोई दिक्कत नहीं, एज एन एक्टर कुछ नहीं आता था। तो आप एक्टिंग स्कूल कहाँ जाते थे? बॉम्बे? एक बॉम्बे में एक सर थे, मुकेश यादव सर हैं, जो एक्टिंग की क्लासें लेते थे एक घर में। हम 10 से 15 बच्चे वहां बैठ के सीखते थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, सब हंसते थे। मैं, सर ऐसा है, आप मुझसे कुछ पूछोगे भी नहीं और मुझे मेरे घर पे आके सिखाओगे, अपनी फीस बताओ क्या है। कहने लगे ये कौन सी डील है? मैंने कहा मैं डील दे रहा हूँ, आप बताओ। वहाँ चल घर आके सिखाता हूँ तेरे को। घर आके सिखाने लगे। मुझे तब भी कोई खास समझ में नहीं आया। मैं अब क्या करें। फिर मैंने एक डायरेक्टर दोस्त को असिस्ट करना शुरू किया। अच्छा। मतलब ये 2008 से 15-16 कैसे जा रहे हैं निकलते हुए। और ज्यादा मैं होता नहीं था मुंबई, होम टाउन में ही होता था। अच्छा। यही प्रॉपर्टी डीलिंग, फ्लैट बेचना, खरीदना, ये करना। आपका बिजनेस माइंड चला गया था ज्यादा? कमाना तो आता था ना, बचपन से आता था कमाना। तो वो चलता रहा। और इसी बीच लगा लॉकडाउन। अभी जब लॉकडाउन लगा और मैं नोएडा आके एक न्यूज चैनल्स के लिए शो बनाने लगा। अच्छा। एक न्यूज चैनल है APN न्यूज, उनके लिए मैं एक शो बनाने लगा। और वो भी अच्छा चल रहा था शो, लेकिन मैंने देखा यार ये भी तेरी ग्रोथ नहीं होगी इससे भी। तो उसमें आप क्या थे? ऐसे एंकर ही शो करता था, पब्लिक से भी बाहर जाके पूछते थे। उसमें हम पब्लिक की बहुत खिंचाई करते थे। रिपोर्टर भी नहीं, मैं शो का होस्ट था। पहले एंकर लिंक स्टूडियो से लेता था, फिर पब्लिक के बीच में भी कोई मुद्दा लेके जाते थे और लिटरली पब्लिक के साथ झगबाजी होती थी पूरी। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ले जाते थे कि GDP गिर गई, 10 लोग दब गए, आप बताओ क्या करना चाहिए। वो बताएगा नहीं भाई, मैंने भी GDP होती क्या है। उनकी खिंचाई करते हुए तो हम कहीं बोलने आ गया, तो उन्हीं की खिंचाई। वो बड़ा अच्छा शो चल रहा था। लेकिन मैंने देखा यार इसमें एज एन एक्टर तो यार कुछ नहीं है। तभी लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के अंदर मैं लिखने से हमेशा बहुत बचता था कि भाई लिखना ना पड़े बस। अच्छा। बहुत बचता था। लेकिन भाई लिखना शुरू किया। 3 दिन में एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने 3 दिन लगाए लिखने में। और भाई फिर उसको कैमरामैन को बुलाएं तो कैमरामैन कोई ना मिले, जिसने हाँ की वो ना आए। मेरे पास एक छोटा कैमरा था। तो प्रोजेक्ट आप खुद से कर रहे थे? कैनन का 200 आता है, एक D200, वो था मेरे पास। HD कैमरा है, वो था। हम उसको लगा के बटन ऑन करके आगे एक्ट करना शुरू कर देते थे। हमने वो पहला वीडियो बनाया, वो आज ही मेरे YouTube चैनल पे पड़ा है। कहाँ गया था,
मतलब एक आदमी लॉकडाउन में कुछ ढूंढ रहा है विस्की वगैरह, और उसे कोविड हो जाता है और हर कोई पूछ रहा है गया कहाँ था तू, अब बता ना पाए कि मैं यहाँ गया। तो जब उसको लिखा मैंने, बनाने के बाद एडिट करके डाला, मैंने कहा इसका प्रोड्यूसर भी तू ही है भाई, तूने 8-10 लोकेशन क्यों लिख रखी है इसमें, तू अपनी बात कह सकता तो एक ही जगह का है, सही बात है। तेरे 2 पैसे बचेंगे। फिर मैंने अपनी बातें घर में ये चीजें लिखना शुरू किया और उनको कहना शुरू किया, और वही वीडियो, मतलब आप ये देखो, अगर आपने दरवाजे में हल्का सा छेद किया, अंधेरा कमरा है, दरवाजा है, बंद है, कोई रास्ता नहीं और जाने का, लेकिन अगर आपने उसमें हल्का सा छेद भी कर दिया तो रोशनी आई, ऑक्सीजन आई। वही मैंने अपने YouTube चैनल से किया। उन वीडियो को टारगेटेड डायरेक्टर्स को मुंबई भेजना शुरू किया, और जब मुंबई भेजना शुरू किया है तब से मैंने कहा 10 को भेजूंगा, एक तो देखेगा। एक ने देखा, बुला लिया। अब एक हमारे डायरेक्टर हैं सौरभ वर्मा सर हैं, उनकी पहली फिल्म थी मिक्की वायरस, उनकी एक वेब सीरीज करके आया हूँ तिवारी नाम से। अच्छा। एक फिल्म अभी रिलीज हुई है वनवास, अनिल शर्मा जी डायरेक्टर हैं, उनकी की है। एक वेब सीरीज और आ रही है, अभी देखो कब आएगी, अभी मैं इसलिए प्रतिशोध के नाम से एक वेब सीरीज आएगी, अजय पन्नालाल जी उसके डायरेक्टर है। अब तो मैं कहता हूँ भाई, अब मुझे काम क्या आता है ये मेरे डायरेक्टर से पूछें, वो बताएंगे आशु किस तरह का एक्टर है। ओके। और मोस्टली सीखा हमने यूट्यूब से ही है, कि खुद लिखा, खुद शूट किया, खुद एडिटिंग पे बैठे, मतलब किया नहीं मैंने, मतलब मशीन चलानी नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे तो पता है कि यहाँ से ये चाहिए। खुद ये पता है कि क्या लेंस लगा है, आपको कितना हिलना है, क्या करना है। तो लगभग सारी चीज़ हमें यूट्यूब ने सिखाई, और अब जहाँ भी एक्ट करके आता हूँ वहाँ से वाहवाही मिलती है कि भैया लड़का बड़ा अच्छा करके गया। तो उस दरवाजे में छेद करने से हमें ये समझ में आ गया कि इंडस्ट्री में क्या करना है। और जो मैंने असिस्ट भी किया एक डायरेक्टर को, उससे भी काफ़ी पता चला कि यार कैमरे के पीछे से देखा मैंने कि सामने वाले कर क्या रहे हैं, तो एकदम समझ में आया। वो मैंने कहा यार तुम्हें ये वाले टीचर चाहिए थे, मतलब वो वाले क्लास में पढ़ाने वाले टीचर नहीं चाहिए थे तुम्हें ये चाहिए थी, किसी को असिस्ट करो, ये तुम्हारे टीचर हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। होता है ना कौन बच्चा किस तरह समझेगा। तो वो टीचर मिले तो आज अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी भी कुछ दिमाग में आता है तो उसे लिखकर कोशिश यही करता हूँ कि उसको डिलीवर करूँ। और कल से तो मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है कि भाई कम से कम एटलीस्ट मोबाइल की तो एडिटिंग सीख लूँ, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने होते हैं, मुझे वो भी नहीं मुझसे होते। तो 2008 में आपने बिग बॉस जीता, और 2008 के बाद का क्या प्रोजेक्ट आपने किया था पहला? एक मूवी की थी जिला गाजियाबाद। आई थिंक ये भी अनिल शर्मा जी ने। नहीं, ये इसके डायरेक्टर आनंद कुमार थे और विनोद बच्चन, तनु वैजमनु के वो प्रोड्यूसर थे। ओके। ये कौन से साल में आई थी? ये आई होगी 12-13 में, किसी में, अब कंफर्म तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है जब मुझे वो पहला शॉट दिया गया था, मेरे सांस फूल गए कि कैसे करूं इसको। क्या था उसमें आपका कैरेक्टर? एक नेगेटिव कैरेक्टर था, और गुंडे बदमाश बने हुए थे हम। आप गुड लुकिंग हो, उस टाइम पे तो आप काफी यंग भी थे, तो आपको कोई लड़की ये बात बोल दो तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, बताओ। कितनी अच्छी बात बोली आपने। तो आपको नेगेटिव ही कैरेक्टर क्यों मिलते हैं? अरे कैरेक्टर ही क्यों मिल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब आता ही कुछ नहीं था, फिर भी कैरेक्टर दिया। जैसे एक हमारे भाई साहब हैं मनोज शर्मा, ही गाजियाबाद के हैं, उन्होंने जबरदस्ती मुझे वो कैरेक्टर दिलवाया कि नहीं वो करेगा। डायरेक्टर उनका दोस्त है, हाँ, उन्होंने दिलवाया मुझे। और मैं एज एन एक्टर, मुझे उस वक्त कुछ नहीं आता था। और आज मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या आता है आज मेरे डायरेक्टर्स बता देंगे। तो इतना बड़ा नहीं है कि भाई आप, अगर आपको एज एन एक्टर कुछ नहीं आता तो आपको आता ही नहीं। सीखो, मांगना शुरू करोगे तो फकीर बन जाओगे, सीखना शुरू करोगे तो सीख जाओगे। जिनको आता है उनके क्या 2 सिर थोड़ी हैं, उनके क्या 4 हाथ थोड़ी हैं, 2 दिमाग हैं, उस अच्छे एक्ट करके जाते हैं। हमने सीखा सब और किया। और कॉन्फिडेंट तो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आते हैं, आपके रोडीज के ऑडिशन में ये कॉन्फिडेंस तो हम सारे ही रहते हैं। ओवर नहीं होता, लेकिन हाई तो हमारा सबका ही होता है कॉन्फिडेंट। मतलब एक रहता था रोडीज में भी, भले हम उनकी तरह जो वहाँ जो दिल्ली गाइस टाइप वाले बच्चे होते थे, वो बड़े स्टाइलिश, उनकी तरह बोलना ना आता हो, लेकिन कॉन्फिडेंट हम तब भी पूरा रहते थे। अरे ओए हट, जरा हमें भी जाना था, जरा ऑडिशन देने थे, ऐसे ही बोलते थे। लड़की वो खड़ी हो, लाली हटी जरा, हट, हमें भी करने। वो कभी शर्माना नहीं होता था। और कॉन्फिडेंस ही था तो हम उस शो में जाके खड़े हो गए।
ट्रू। और जीत क्या है? वरना शायद ही कोई सस्ते से जूते, सिंपल सी जीन्स, सिंपल सी शर्ट पहन के उनके बीच में खड़ा है, अलग ही दिख रहे हैं कि यही है वो 1000 साल पुराने गरीब साले, अलग ही दिख रहे थे। कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं। भाई जैसे 30 रुपए में नाई बाल काट देता था, बाल कटवा लिए। 30 ही रुपए शर्ट की उस वक्त सिलाई होती थी और 70 रुपए पैंट की सिलाई होती थी। अच्छा। प्लेटो वाली पैंट होती थी वो, तो वो 100 रुपए में तो यहाँ जोड़ा सिल जाता था तब। तो वही पहन के हम चले जाते थे। लेकिन जो कॉन्फिडेंट रहते थे वो उधर की मिट्टी में ही है, फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं। कोई नहीं, हम क्या किसी से काम है, चलो। नहीं होते ना, क्या चीज? फिल्टर नहीं होते ना, वो नेचुरल होते हैं। नहीं, मैं तो नेचुरल या फिल्टर्ड की बात नहीं करूंगा। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट है, हाई रहता है सबका, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई बताओ क्या बात है, इस तरह जैसे देखो आवाज में ही वो बात आती है, हाँ भाई बता। क्योंकि फादर ऐसे ही रहते थे कॉन्फिडेंट, और हमने फादर से बहुत सीखा। तो कॉन्फिडेंट तो वहां सारे ही हैं। तो वो उसका बहुत फर्क पड़ा। आज एज एन एक्टर मुझे उसका फायदा इतना मिलता है कि कोई भी सामने एक्टर खड़े हो, राइट, सबकी इज्जत है, सम्मान है, लेकिन उनसे घबराते नहीं हम। घबराते नहीं। क्यों? हम ही खुद इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। ट्रू। और पहले राम राम मैं करता हूँ, किसी ने उसका जवाब दिया ठीक, नहीं दिया तो जय राम जी की। सबको पहले इज्जत मैं देता हूँ, किसी ने मेरी इज्जत की तो मैं डबल करता हूँ, और नहीं की मैं अपनी इज्जत उससे वापस लेके किसी ढंग के आदमी को देता हूँ जो उसकी कदर कर ले। तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। ये एटीट्यूड होना चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए एटीट्यूड आपका। अब लोगों को लगता है कि वो बात करेगा तो मैं बात जवाब दूंगी। मैं अपने आप को उसमें बड़ा मानता हूँ कि पहले मैं बात करूंगा, सामने वाला जवाब दे या ना दे। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बात करनी चाहिए थी। तो मेरा वही रहता है कि भाई पहले बात करो सबसे। यहाँ लोग सोचते हैं पहले वो बात करें मुझसे तब मैं जवाब दूं। तो उसमें अच्छा लग रहा है तो मैं तो उसमें रह लो, लेकिन मुझे तो अच्छा यही लगता है कि सबसे पहले बात करूंगा। एक मेरा क्वेश्चन था आपसे, इफ़ यू डोंट माइंड, कि आपने रोडीज में आपका एक टास्क हो रहा था, उसमें आपकी एक को कंटेस्टेंट थी, आपने एक टास्क के दौरान उसको थप्पड़ मार दिया था। तो ये क्या था? क्या आपको ये इसका गिल्ट है कि आपको नहीं, टास्क क्या नहीं गिल्ट होना करना था? चाहिए? वो लड़की भी तो एग्रीमेंट साइन करके आई हुई है वहां पे। क्या था वो सिनारियो, क्या था उसका? टास्क ये था कि हम 2 लोग फाइनल में पहुंच गए। एक वो लड़की और एक नहीं, मैं और एक लड़का और मेरा ही दोस्त। तो फाइनल जिस दिन फिनाले था उस दिन का वीडियो था। हाँ, वो दोनों, हम 2 लड़के फाइनल में पहुंच गए। बाकी सारे रोडीज को बुला के हमारी और उसकी लड़के की, दोस्त की, हमारे 2 टीमें बना दी। और सबको कहा गया कि अब आप, हमें कहा गया हम दोनों को कि आप इनको कन्विंस करो अपनी अपनी टीम को कि आपके लिए कोई निप्पल पियर्सिंग कराए, कोई इग्वाना को किस करे, कोई अपने कपड़े डोनेट करे, कोई थप्पड़ खाए। तो सब कर रहे थे, हमने सबको कन्विंस किया। तो वो लड़की आपकी पार्टनर थी उसमें? नहीं थी वो लड़की। मैंने अपनी टीम से थप्पड़ खाने एक लड़के को भेजा, दूसरे वाली टीम से उसने एक लड़की को भेज दिया। अब भेजा, मैंने घुमा के दिया थप्पड़। मैं क्यों ना करूं? मेरे लिए 4 लोगों ने इतने काम करा चुके हैं, कोई पियर्सिंग करा रहा है। क्या उसने भी मारा थप्पड़ जिसको आपने अपनी टीम से दूसरे टीम में भेजा था? हाँ, उसको टास्क था नहीं तो पूरा करना था। मैं दोनों को बराबर टास्क करने थे। तो दोनों ने पूरा किया? हाँ, दोनों ने पूरा किया, लेकिन मैंने लड़का भेजा था कि जा भाई खा। उसने लड़की भेजी। उसको लगा कि अगर मैं लड़की भेजूंगा तो ये नहीं करेगा, हाथ नहीं उठाएगा, मैं जीत जाऊंगा। वो ऐसा सोचा, मैंने भी घुमा के दिया। तो मैंने क्या गलत कर दिया? तो क्या उसके बाद आपने उस लड़की को सॉरी बोला आफ्टर? नहीं, उसे हमने लड़की को बोला, मैंने कहा तू भी हमें एक थप्पड़ मार, इन्होंने टास्क ही गलत दिया था ये। राइट। हमने भी खाया उससे, लेकिन मैंने गलत क्या किया इसमें मुझे यही नहीं समझ में आता आज तक। भाई वो लड़की का तो एग्रीमेंट साइन ये हुआ होगा जहां तक कि आप यहाँ पे मर भी सकते हो। एंड दिस इज माय पीओवी, एग्रीमेंट साइन होता है। दिस इज माय पर्सनल पीओवी कि मैंने वो वीडियो क्लिप देखी थी। हाँ, तो आपने बहुत तेज उसको थप्पड़ मारा था, आप स्लो भी तो मार सकते थे। नहीं, उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा एंकर है जिसको वो एडिट कर देते हैं, वो ये बोल रहा था कि हम थप्पड़ भी काउंट करेंगे किसका तेज लगा है। सामने पेट्रोनिया टावर है, वहां तक आवाज जानी चाहिए थप्पड़ की। मैंने खूब तेज मारा घुमा के, मैंने पहुंची आवाज, सब चुप थे, साइलेंट सबके सब। अबे तुमने टास्क क्यों दिया ऐसा? वैसे तुम यहाँ बहुत ये करते हो, लड़की की इज्जत और ये वो पता नहीं क्या क्या, तूने एक लड़की को ऐसा बोला, ये कर दिया। तो यहाँ तुम लड़की को पिटवा रहे हो। तो जिस ग्रुप से लड़की को भेजा गया था उस ग्रुप में बाकी कोई लड़का नहीं था कि जिसको, तो लड़के को क्यों नहीं भेजा? उसकी मर्जी, उसमें मैं क्या करूं? वो उसका ग्रुप है ना, मैं क्यों बोलूंगा? वो किसी को भी भेज सकता है। मैंने तो लड़का भेजा था, एक विभोर है लड़का हमारा, देहरादून का ही है लड़का, विभोर गुप्ता, उसको भेजा था। मैं खा थप्पड़ यार विभोर, वो भी बहुत नाटक कर रहा था, मैं नहीं खाने का। मैं खाया, जाके जा यार,
खाया था, मैंने टास्क है, करो, दिखाओ रोडीज वाली स्पिरिट अपने अंदर, कन्विंस कर करके इनको भेजा था। तो उधर से उसने लड़की भेजी। तो उसके बाद जैसे थप्पड़ का सीन हुआ, उसके बाद जजेस के क्या रिएक्शंस थे? क्या बोलेंगे जजेस, तुमने तो दिया टास्क दिया है ना, तुमने तो दिया है, होते ना तुम्हारे क्या रिएक्शन है, मुझे क्या मतलब तो है। आपको कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स सोशल मीडिया पे या कोई हेट उसके बाद दिखा? देखो हाल तो सोशल मीडिया इतना दिखता क्या, कुछ अच्छा, भी ना, उस क्या time पे social media नहीं दिखेगा। था। सोशल मीडिया 2008 में आया, अच्छा, okay. ये 2007 में हो चुका है। तो उस टाइम का प्लस पॉइंट था ये। नहीं प्लस नहीं था, मैं तो कहता हूँ उस टाइम भी अगर मुझे नेगेटिव कमेंट मिलते या पॉजिटिव मिलते, हाँ, मिलते तो दोनों ही मिलते, राइट। तो आप ये देखो ना, लव और हेट, लव एंड हेट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, राइट यू कैन लव यू कैन हेट बट यू कांट इग्नोर। राइट तो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे थे ना लोग, मुझे जो भी कमेंट मिलता है सबका स्वागत है और मिलने चाहिए, राइट। हमेशा कमेंट मिलना हेट चाहिए। भी उसी को मिलता है ना, किसका वजूद जब होता है, कुछ तो होगा, कुछ होगा तभी मिल रहा है। चलो रावण को गाली क्यों मिलती है, कुछ है रावण, नेगेटिव था मिलती है, कुछ। नेगेटिव में मिलती है, लेकिन याद तो सब रखते हैं, उसे भूलता तो कोई नहीं। राइट भूला ना जाए आदमी, याद रखा जाए, कैसे भी रखा जाए, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। भाई आपको हेट में याद रखा जाए, लव में, वो आप ही ने किया है। राइट। तो हम देखते हैं 100% तो आप सभी के लिए सही नहीं हो सकते ना। True. यहाँ भगवान को गालियां मिल रही हैं, इंसान तो है क्या चीज फिर, तो भगवान को मिलती है तो 100% तो भगवान के लिए कोई श्रद्धा नहीं है लोगों में, हाँ, ये तो हम कैसे मान लें कि हमारे लिए भी होगी। तो 100% कभी नहीं हो सकता। किसके लिए 100% मुझे बता दो लाओ। आपको भी 4 लोग प्यार करते होंगे, 4 दुश्मन होंगे। और जैसे ये भी होता है ना, इंसान जब बनने लगता है तो तब उसके हेटर एंड लवर दोनों क्रिएट तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ तो रही है। अब मैं जब बिग बॉस में था तो फराह खान मुझे बोल के गई थी मेरे बारे में कि ये तो डम है, ये तो विनर नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है, स्टार्टिंग के डेज में बिग बॉस में लास्ट के फिनाले के आसपास थे। हाँ। तो बोल के गई हो, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा है उन्होंने याद तो रखा। मैं विनर बन गया, उनको जवाब मिल गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब देखो आपको लाइफ में जब भी अच्छा लगना हो तो आपको पता है किससे बात करनी है, ये भी देख मेरा लेना। एक लास्ट सवाल था आपसे कि हमने लॉकडाउन के टाइम पे आपकी एक मैरिज की न्यूज़ सुनी, जो कि आपने अपने टेरिस पे शादी की थी, तो इसका क्या सीन था? जाते जाते आप ऐसा होता है लॉकडाउन के अंदर ना, आप देखना कहीं भी देखना, इंडस्ट्री में देखना, रिश्ते टूट रहे हैं, मैरिजें टूट रही हैं, बाद में करेंगे, ये करेंगे। और मैंने कहा नहीं, देखो फिर एक नई चीज़ की, मैंने कहा लाओ हम करेंगे शादी। बात वो नहीं थी कि आपने शादी की, बात ये थी कि लॉकडाउन में आपने अपने टेरिस पे शादी की, जिसमें ब्राइड ग्रूम एंड पंडित जी थे बस। नहीं, और फैमिली मेंबर भी थे। मैं तो मच्छर ही मार रहा था बैठ लेके, और मैंने दिखाया कि शादी करना ना, शादी का मतलब क्या होता है, 2 परिवारों का मिलन है। शादी तो मेरा मानना है ऐसे ही होनी चाहिए, ना लड़की वालों पे कोई दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा कि इतनी बड़ी शादी करनी है। 2 परिवारों का ही तो मिलन है। तो क्या आपको उस टाइम पे ये लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो मेरे को जल्दी शादी करनी नहीं, चाहिए? दुनिया तो खत्म नहीं होगी कभी, पूरी हो जाएगी या तो ये बोलो, ऐसा भी कुछ नहीं था। दवाइयाँ आ चुकी थी, डोज आ चुकी थी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, शादी 2 परिवारों का मिलन है। इसमें फूफा जी को दाल खराब लग गई, उनकी इज्जत नहीं हुआ, क्या ड्रामा है ये। शादी करो, चुपचाप करो, बाद में देनी पार्टी वार्टी जब करनी कर दो, लेकिन शादी 2 परिवार बैठ के आराम से शादी करें। और मैंने उसका एग्जाम्पल सेट किया, भाई आप भी ऐसे ही करो, खर्चा बचेगा। और मैंने लड़की वालों से कहा था, मैंने कहा भाई आपको जो देना है प्रधानमंत्री के राहत कोष में दे दो। मुझसे मीडिया वालों ने भी पूछा कि भाई कितना दिया, मैंने कहा देने वाला जाने और लेने वाला जाने। अब ये तो बताने थे प्रधानमंत्री से पूछो कितने मिले। मैं तो कहा था ये बात, मैंने कुछ नहीं लिया, हाथ पैर मजबूत है, अपना आप कमा खिला देंगे, हमें क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए। और मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि मैंने आपके साथ एक प्रोजेक्ट भी किया था जो अनलकीली रिलीज नहीं हो पाया, बट अच्छे के लिए हुआ, वो भी क्या पता, और अच्छा प्रोजेक्ट ये रिलीज हो जाएगा पहले तो पॉडकास्ट, फिर कुछ और करेंगे, वो हो जाएगा। रियली जेन्युइन गाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है, फ्यूचर में भी टेंस है। जब तीनों में टेंस है वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हमने इंग्लिश नहीं सीखी इस चक्कर में। अच्छा, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।